हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम नेशनल इनकम काउंटिंग शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, एक्सेट्रा। तो शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं एक अनफॉर्चुनेट सीन से जो आपने देखा होगा ड्यूरिंग द पैंडमिक। तो ये आप पिक्चर देखिए, ये आप फोटोग्राफ देखिए, आप समझ जाएंगे मैं क्या रेफर कर रहा हूँ। ये जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो दिल्ली और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आके काम करती हैं, जब लॉकडाउन हुआ तो सारे के सारे जो बिजनेस थे वो ऑलमोस्ट बंद हो गए और एंजाइटी में और सारी दिक्कतों का सामना करते हुए ये जो माइग्रेंट लेबर है, ये वापस बड़ी हार्डशिप के साथ, बड़ी दिक्कतों के साथ अपने घर पहुंची। तो ये एक सिनेरियो ऐसा था जिसमें हमने देखा कि जो इकॉनमी थी वो अच्छा नहीं कर रही थी। ओके, हाउएवर अब इसी टाइम पे मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करिए, पैंडमिक के टाइम पे एक बिजनेस ओनर जिसकी हैंड सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्री है। आपको क्या लगता है, क्या उसके बिजनेस में कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा? क्या उसके बिजनेस में मंदी आई होगी? देखिए, ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग, सारे के सारे बिजनेसेस उस टाइम पे बंद हो चुके थे। सबको दिक्कतें आ रही थी, लोगों की नौकरियां छूट रही थी। जिनकी नौकरियां थीं उनको वेज कट का सामना करना पड़ रहा था। ये मैं मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे भी थे जो इस टाइम पे भी फ्लरिश कर रहे थे। मैंने आपको एग्जांपल दिया, हैंड सैनिटाइजेशन का बिजनेस। वो लोग जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे, जो ऑक्सीजन थी वो स्कार्स रिसोर्स हो गया था, उसकी ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी। तो वो लोग जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे या जिनके पास ऑक्सीजन का स्टॉक था, उन्होंने इस टाइम पे खूब पैसे बनाए। तो क्या हम कह सकते हैं उनके लिए मंदी आई थी या उनके लिए दिक्कत आई होगी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स? नहीं। इसके कुछ महीने बाद, ये जब लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसके कुछ ही महीने बाद एक खबर आती है कि इंडिया के दो बिजनेस हाउसेज, अंबानी और अडानी, उनकी जो नेट वर्थ है वो $100 बिलियन के आसपास पहुंच रही है। ये वही पीरियड था जब लोग भूखे मर रहे थे, ये वही पीरियड था जब लोगों की नौकरियां छूट रही थी, ये वही पीरियड था जब लोगों को वेज कट का सामना करना पड़ रहा था, ये वही पीरियड था जब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनके लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पर कुछ सेगमेंट सोसाइटी के ऐसे थे, कुछ सेगमेंट इकोनॉमी के ऐसे थे जो फ्लरिश कर रहे थे, जो अच्छा कर रहे थे, जो बेटर कर रहे थे, जो पहले से बढ़िया कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक टाइम पीरियड में इकोनॉमी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसी टाइम पे पैसा बना रहे होते हैं, जिनके लिए वो अपॉर्चुनिटी का टाइम होता है। ओके, जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करते हैं, जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं एग्रीगेट लेवल की, कि इकोनॉमी एज अ होल कैसा कर रही है। अब वो लोग मे बी जो हेल्थ केयर से रिलेटेड होंगे, या वो लोग जो हैंड सैनिटाइजर बना रहे होंगे, अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो बोलेंगे कि भाई, मैं इस पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो वो बोलेंगे कि भाई मंदी नहीं है, कोई रिसेशन नहीं है, जो बिजनेस साइकिल है वो अपवर्ड ट्रेंड पे है। जबकि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो रहे होंगे इस पीरियड में, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो इम्पॉर्टेंट इशू है पॉलिसी मेकिंग के लिए, वो ये है कि जो इकोनॉमी है वो एग्रीगेट लेवल पे या ऑन अ टोटल लेवल पे वो कैसा परफॉर्म कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पॉलिसी बनानी है, कोई इंटरवेंशन करना है गवर्नमेंट को, कहीं पे सपोर्ट देनी है, उसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल इकोनॉमी कैसा कर रही है। अब ये तो एक्सेप्शनल पीरियड था जिसमें आंख बंद करके कोई स्कूल का बच्चा भी बता सकता था, स्कूल बॉय कैन इवन टेल कि जो इकोनॉमी है वो अच्छा नहीं कर रही है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हमेशा होते हैं, लेकिन जो इकोनॉमी है वो अच्छा नहीं कर रही है। लेकिन कुछ पीरियड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि इकोनॉमी है वो अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है। मैं ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, या मे बी
अमेरिका में जब तक ग्रेट डिप्रेशन नहीं आया था, उसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग की शुरुआत कहां से हुई, या इकोनॉमी के साइज को कैलकुलेट करने की शुरुआत या उसकी नीड कहां से आई, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 1929 से लेके 1939 तक जो वर्ल्ड था वो ग्रेट डिप्रेशन यानी कि एक भयंकर आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। ओके, और उस टाइम पे ये नीड हुई, ये ज़रूरत महसूस हुई कि भाई जब तक हम इकोनॉमी के साइज को मेजर नहीं कर पाएंगे, जब तक हमको एक्चुअली में पता नहीं लग पाएगा कि कौन से सेक्टर अच्छे कर रहे हैं, कौन से सेक्टर खराब कर रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत है, या इकोनॉमी का साइज क्या है, या इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तब तक एक एग्रीगेट लेवल पे पॉलिसी बनाना या कोई एग्रीगेट इंटरवेंशन करना या कोई रैशनल पॉलिसी मेकिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो 1929 से 1939 के बीच जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, तो उस टाइम जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ओके, और उनके जो इकोनॉमिक एडवाइज़र थे उनको पता था कि जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं चल रही हैं। जैसे कोविड में हमें पता था कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, चीज़ें ख़राब हैं, लोगों को दिक्कत है, बट उनको ये नहीं पता था कि चीज़ें कितनी ख़राब हैं। ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ ठीक करनी है, हमें कोई कहीं पे इंटरवेंशन करना है, हमें किसी चीज़ को सुधारना है, तो हमें एटलीस्ट ये पता होना ज़रूरी है कि वो चीज़ कितनी ख़राब है, वो जो एरिया है, वो जो एस्पेक्ट है, वो डायमेंशन है, वो कितनी ख़राब है। 1929 से 1939 से पहले, यानी कि 1929 से पहले जब तक ग्रेट डिप्रेशन नहीं आया था, तब तक इसकी नीड नहीं थी वर्ल्ड में कि इकोनॉमी का साइज़ क्या है, वो किस तरीके से ग्रो कर रही है, कौन से सेक्टर अच्छे कर रहे हैं, कौन से सेक्टर ख़राब कर रहे हैं, कहाँ पे इंटरवेंशन की ज़रूरत है। इस सब की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सब ठीक चल रहा था, सब नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जब सिस्टम्स फेल हुए, जब इकोनॉमीज़ फेल हुई, जब इकोनॉमीज़ में मंदी का दौर आया, तब ये नीड जो है ये हुई कि इकोनॉमी के साइज़ को मेजर किया जाए, ये समझा जाए कि इकोनॉमी अगर ख़राब कर रही है तो कितना ख़राब कर रही है, कितने इंटरवेंशन की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ में क्या क्या किया जाए। और ये जो शुरुआत होती है ये कौन करते हैं, ये जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, उनके जो इकोनॉमिक एडवाइज़र्स हैं उनकी तरफ से चीज़ आती है कि अगर आपको किसी चीज़ पे किसी भी समस्या से लड़ना है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो समस्या कितनी बड़ी है, तब जाके इकोनॉमी को के साइज़ को मेजर करने का जो है वो नीड जो है वो हुई। और उस टाइम पे एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे साइमन कुजनेट्स, जिन्होंने बाद में जाके नोबेल प्राइज जीता, और वो कुछ मेथड्स लेके आए जिससे इकोनॉमी का जो साइज है वो कैलकुलेट हो सके। ठीक है, अब देखिए, अगर पॉलिसी लेवल के लिए हमको हर साल ये एक्सरसाइज करनी है कि इकोनॉमी का साइज़ क्या है, इकोनॉमी बढ़ी पिछले साल की अपेक्षा या घटी, या इकोनॉमी श्रिंक हुई, या इकोनॉमी में कुछ एक्सपेंशन हुआ, तो ये इस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि ये रेगुलरली होनी है, हमारे पास एक बहुत बड़ी स्टैटिस्टिशियन की टीम नहीं होनी चाहिए। हम एक स्टैटिस्टिशियन की आर्मी नहीं लगा सकते, हम बहुत पैसा नहीं खर्च कर सकते, ये बहुत एनर्जी नहीं खर्च कर सकते। तो कुछ ऐसा मेथड होने चाहिए, कुछ ऐसी टर्म्स होनी चाहिए, कुछ ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए जिससे हमें इकोनॉमी के साइज के बारे में गैस लग जाए, हमें इकोनॉमी के बारे में एक आइडिया लग जाए। ऑल्दो एब्सोल्यूट हो या ना हो, बट हमें आइडिया लग जाए, हमें एक अंदेशा हो जाए, हमारे पास एक कुछ टेक्निक्स हों जो इजी हों, जो सिंपल हों, जिनमें बहुत एनर्जी ना लगे, जिनमें बहुत ज़्यादा जो स्टैटिस्टिशियन है उनकी आर्मी ना लगे। थोड़े से लोग मिलके एक आइडिया, एक अच्छा आइडिया, एक गुड आइडिया हमको दे पाएँ कि जो इकॉनमी है वो कैसा कर रही है, वो अच्छा कर रही है या वो ख़राब कर रही है। यहीं से नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू होता है। यहीं से जो कॉन्सेप्ट हैं जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, उनकी शुरुआत होती है। शुरू करते हैं। जो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है जीडीपी का। उससे पहले ऑल्दो इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए आपको, जैसे ओबामा की हिस्टोरिकल स्पीच है जिसमें वो कहते हैं यस वी कैन, वैसे ही जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट है उनकी एक बहुत फेमस स्पीच है
जो वो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान देते हैं, और उस स्पीच का नाम है न्यू डील। वो न्यू डील की बात करते हैं। वो कहते हैं आई प्लेज माई सेल्फ टू अ न्यू डील फॉर द अमेरिकन पीपल। तो न्यू डील क्या है? न्यू डील वो मैकेनिज्म है जिससे जो रूजवेल्ट है वो अमेरिका की इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर निकालने के लिए तैयारी करते हैं। न्यू डील काम करती है और धीरे 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 करके जो अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो रिसेशन से बाहर निकलती है, वो मंदी से बाहर निकलती है। और कहा जाता है कि ये जो न्यू डील है ये एक इम्पॉर्टेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है कीन्स, उनके प्रिंसिपल्स पे आधारित होती है। तो कीन्स के प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे आगे चल के। अभी आप नाम ध्यान रख लीजिए, कीन्स, लॉर्ड कीन्स। जो कीन्स हैं ये मैकेनिज्म बताते हैं कि किस तरीके से जो इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, उसको मंदी से या रिसेशन से बाहर निकाला जाए। और इसी के बेसिस पे जो कीन्स के प्रिंसिपल हैं, उसी के बेसिस पे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं रूजवेल्ट, वो न्यू डील लेके आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रेट डिप्रेशन आते आते ये नीड हुई, ये ज़रूरत महसूस हुई कि एटलीस्ट इकोनॉमी के साइज को नापा जाए, इकोनॉमी को कैलकुलेट किया जाए, इकोनॉमी के हमारे पास कुछ नंबर्स हों, हमारे पास कुछ गेस्टिमेट्स हो, हमारे पास कुछ आइडिएशन हो, जिससे एटलीस्ट हमें ये पता लगे कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है या ख़राब कर रही है, और अच्छा कर रही है तो कितना अच्छा कर रही है, और ख़राब कर रही है तो कितना ख़राब कर रही है। मैंने आपको बताया कि एक नंबर की ज़रूरत थी। वो नंबर ऐसा होना चाहिए था जिसमें बहुत एनर्जी ना लगे, जिसमें बहुत एफर्ट ना लगे, जिसमें एक आर्मी ऑफ स्टैटिस्टिशियन या आर्मी ऑफ टेक्नीशियन ना लगानी पड़े। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट आया उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या GDP। अब देखिए इसमें वर्ड आता है डोमेस्टिक। इसको मैं कोरिलेट करूंगा पुरानी वीडियोस से, जब हमने इकोनॉमी की बात करी थी, जब हमने डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करी थी, अभी मैं उस पर लेके जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर जब हम GDP की बात करते हैं तो हम कहते हैं, हम पहले मान के चलते हैं इट्स जस्ट अ नंबर बट अ यूजफुल वन। ठीक है, तो इट्स जस्ट अ नंबर हम क्यों कहते हैं? इट्स जस्ट अ नंबर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम आगे चल के पढ़ेंगे, आगे चल के हम देखेंगे कि जो GDP हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस भी मेथडोलॉजी से कर रहे हैं, जिस भी तरीके से कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, उसमें हमें पता है, हम जानते हैं कि कुछ दिक्कतें हैं। ये जो GDP की जो कैलकुलेशन आती है ये परफेक्ट नहीं है, इसमें हम बहुत सारे वेरिएबल्स मिस करते हैं। बट अच्छी चीज़ क्या है कि जो नंबर निकल के आता है वो यूज़फुल नंबर होता है, वो हमें एक आइडिया दे देता है, वो हमें एक जिसे कहना चाहिए एक गेस्टिमेट या एस्टिमेट दे देता है कि इकोनॉमी कैसा कर रही है, अच्छा कर रही है या ख़राब कर रही है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट उसमें बहुत सारी खामियां हैं। इसलिए जब मैं GDP को पढ़ाना स्टार्ट करता हूं तो मैं इस स्टेटमेंट से शुरू करता हूं कि इट इज़ जस्ट अ नंबर बट अ यूजफुल वन। ये एक नंबर है, ये परफेक्टली जो इकोनॉमी है उसके साइज़ को मेजर नहीं कर पाता है। बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, कुछ वर्किंग इश्यूज़ हैं जो हम आगे चल के देखने वाले हैं। बट फिर भी जो नंबर निकल के आता है, फिर भी जो एस्टिमेट निकल के आता है, डिस्पाइट ऑल द लिमिटेशन, वो यूजफुल होता है। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, GDP कहते हैं। और डोमेस्टिक वर्ड हम पिछले वीडियोज़ में यूज़ कर चुके हैं। मैं उस स्लाइड पे दोबारा से जाऊँगा जहाँ पे हमने डोमेस्टिक वर्ड यूज़ किया था। देखिए, अगर मैं डोमेस्टिक वर्ड की बात करूं तो डोमेस्टिक वर्ड मैंने यूज़ किया था जब मैंने इकोनॉमी समझाने की कोशिश करी थी आपको। देखिए, यहाँ से जब मैंने आपको इकोनॉमी के बारे में बताना शुरू किया था कि इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमी को हम जिस पे हमको फोकस करना होता है उसको हम डोमेस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं, और बाकी की जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। और जब हम इकोनॉमी के साइज़ को कैलकुलेट करना चाहते हैं या जब इस इकोनॉमी वाले डोमेस्टिक हम इकोनॉमी पे फोकस करते हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो हो जाती है रेजिडेंट्स, यानी कि उस इकोनॉमी में रहने वाले लोग। मैटर नहीं करता कि वो सिटीजन्स हैं कि नहीं है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। हमने एक्सेप्शंस भी डिस्कस किए थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए जाके, जिसमें मैंने इकोनॉमी को डिस्कस किया है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, यहीं इसी का हम बेस बनाएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी इकोनॉमी को जिस पे हमें फोकस करना है, जैसे कि सपोज इंडियन इकोनॉमी जो मैंने एग्जांपल लिया था, उसकी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उसको हम डोमेस्टिक इकोनॉमी बोलेंगे,
और उसके अंदर जितने भी रहने वाले लोग हैं, जितने भी पीपल हैं, ठीक है, पीपल हो सकता है कि नॉर्मल पीपल हो और पीपल हो सकता है कि लीगल पीपल हो। लीगल पीपल कौन होते हैं? मैंने आपको बताया था, फर्म्स। तो जो इन द आइज ऑफ लॉ जो भी फर्म्स हैं, जो भी कंपनीज हैं, जो भी एमएनसीज हैं, जो भी रजिस्टर्ड फर्म्स हैं, उनको लीगल पीपल की तरह ही देखा जाएगा। जो राइट्स और जो लाइबिलिटी किसी व्यक्ति की होती है वही लीगल पीपल की भी होती है, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो इस डोमेस्टिक ज्योग्राफी के अंदर जो भी रहता है, जो भी स्टे करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो उस कंट्री का सिटीजन हो या ना हो, वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, कंज्यूम करता है, उससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट जो हैं वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, मैं इसको आगे यूज करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि भाई जो जीडीपी है वो होता क्या है। तो अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी का अगर हम एक आइडिया लें, वर्किंग डेफिनेशन बताएं, तो जीडीपी इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ गिवन टाइम इन अ डोमेस्टिक ज्योग्राफी, ठीक है। अब ये बहुत सिंपलिस्टिक लगता है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ गिवन टाइम इन अ डोमेस्टिक ज्योग्राफी, ये बहुत सिंपलिस्टिक एक लाइन की डेफिनेशन लगती है, लेकिन इसकी जो सारी टर्म्स हैं वो टेक्निकल हैं। यानी जब मैं मॉनेटरी वैल्यू की बात करूंगा तो ये एक टेक्निकल टर्म है। जब मैं फिनिश्ड की बात करूंगा तो वो एक टेक्निकल टर्म है। जब मैं प्रोड्यूस इन अ गिवन टाइम की बात करूंगा तो वो एक टेक्निकल टर्म है। और जब मैं डोमेस्टिक ज्योग्राफी की बात करूंगा तो वो भी एक टेक्निकल टर्म है। समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब मैं पहली टर्म लेता हूं यहां पे मॉनेटरी, ठीक है, ये मॉनेटरी है, ये फर्स्ट टर्म है मॉनेटरी। तो मॉनेटरी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। अब मैं अगर डेफिनेशन पे जाऊं तो डेफिनेशन ये बोलती है कि मॉनेटरी वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ गिवन टाइम इन द डोमेस्टिक ज्योग्राफी, ठीक है। एक डोमेस्टिक ज्योग्राफी के अंदर जितने भी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, जनरली ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम जो होता है ये 1 ईयर का होता है। तो एक साल के अंदर एक डोमेस्टिक ज्योग्राफी, देखिए डोमेस्टिक ज्योग्राफी में आपको समझा चुका हूं, फिर से मैं इस पे आऊंगा। डोमेस्टिक ज्योग्राफी का मतलब है एक डोमेस्टिक ज्योग्राफी और उसके अंदर जितने भी रेजिडेंट्स हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो उस डोमेस्टिक ज्योग्राफी के सिटीजन्स हैं, किस नेशनैलिटी को बिलोंग करते हैं, और जो रेजिडेंट्स हैं वो लीगल रेजिडेंट्स भी हैं, यानी कि वो कंपनीज भी हैं। वो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जनरली एक साल के अंदर, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। अब एक एक करके इसकी जो टेक्निकल टर्म्स है उस पर आते हैं। तो सबसे पहले मॉनेटरी जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉनेटरी का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जब हम फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे तो फिनिश एंड गुड्स एंड सर्विसेज में हम सिर्फ उन्हीं को काउंट करेंगे जिनकी कोई मार्केट वैल्यू है, जिनकी मार्केट में कुछ वैल्यू है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज आप एक बहुत अच्छे शेफ हैं और आप क्या करते हैं, आप खाना बनाने के ना 2000 रुपये पर घंटा लेते हैं किसी होटल में, ठीक है। तो आप अगर होटल में जाएंगे 2000 रुपये पर घंटा लेंगे तो वो आपकी बिलिंग होगी, वो आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी, तो उस सर्विस की एक मार्केट वैल्यू है, उस सर्विस की एक मार्केट वैल्यू है 2000 रुपये घंटा, ठीक है। और सपोज आपने 8 घंटा काम किया तो आपके 16000 रुपये बने। तो 16000 रुपये की आपने सर्विस प्रोड्यूस करी जो कि जीडीपी में कैलकुलेट हो जाएगी। बट इमेजिन करिए संडे का दिन है, आप बेहतरीन शेफ हैं, आपकी वाइफ आपसे कहती है कि आज सुबह का नाश्ता आप बना दीजिए। आपको भी अच्छा लगता है, आप भी थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं, आप किचन में जाते हैं, 3 घंटे इन्वेस्ट करते हैं और एक बहुत बढ़िया सी डिश बनाते हैं, ठीक है। तो जब आप 3 घंटे इन्वेस्ट करेंगे तो 3 घंटे की जो मार्केट वैल्यू है वो आपकी होती तो है वैसे 6000 रुपये, बट क्योंकि आप ये काम अपने घर में कर रहे हैं जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट में तो वो काम हो ही नहीं रहा, वो आपके घर में हो रहा है, तो ये जो आपने 3 घंटे इन्वेस्ट करके एक बेहतरीन सी डिश बनाई है अपनी बीवी के लिए, ये जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम सिर्फ मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप अपने
कोचिंग क्लासेस जाते हैं या आप अपने सपोज अपने आप कॉलेज जाते हैं और कॉलेज जाने के लिए आप कोई ऑटो हायर करते हैं या मे बी आप ओला या ऊबर को आप हायर करते हैं और ओला या ऊबर क्या करती है, आपसे 500 रुपये ले लेती है, रोज आपसे वो 500 रुपये ले लेती है आपको कॉलेज छोड़ने के। ठीक है, एक दिन की बात है, आप थोड़े लेट हो जाते हैं, आपको ओला या ऊबर नहीं मिलती, तो आप अपने पड़ोसी के पास जाते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज़ मुझे आप जो है मेरे कॉलेज छोड़ दीजिए। वो मान जाते हैं, वो सेम गाड़ी, ऑलमोस्ट सेम व्हीकल जो ओला या ऊबर यूज़ करता है, वो सेम व्हीकल वो उनके पास भी है, वो आपको पिक करते हैं और आपको आपके स्कूल या कॉलेज या कोचिंग क्लास वहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, बट कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता, क्योंकि ये जो आपने काम कराया है ये यारी दोस्ती में, ये आपने अपने रिलेशनशिप के बेसिस पे कराया है, इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। ऑल्दो वैल्यू जो है वो 500 रुपये वर्थ की प्रोड्यूस हुई है, लेकिन क्योंकि ये सारा का सारा काम जो है पर्सनल रिलेशनशिप पे हुआ है, इसमें मार्केट वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, मार्केट वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये वाला जो ट्रांजैक्शन है या ये वाला जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आपके पड़ोसी आपको, आपका दोस्त आपको छोड़ के आता है, ये भी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, जब हम मॉनेटरी की बात करते हैं तो मॉनेटरी में सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस, वो एक्सचेंजेस जो मार्केट वैल्यू पे होते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होता है, नो मैटर वो किस तरीके के गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम काउंट करते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आपका मॉनेटरी का मतलब समझ में आ गया, पहला कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया। दूसरा है वैल्यू। वैल्यू का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, वैल्यू जो है वो अकाउंट बुक्स में कैप्चर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको किसी भी चीज को जीडीपी में अगर कैलकुलेट करना है तो पहली कंडीशन क्या है कि मार्केट वैल्यू पे या मार्केट में उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, मार्केट में उसका कुछ दाम होना चाहिए, वो दाम आपको देना चाहिए, आपको पे करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो अकाउंट बुक्स में आनी चाहिए। ठीक है, अकाउंट बुक का मतलब क्या है कि देखिए, कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो ग्रे मार्केट में होते हैं। ओके, तो जो ग्रे मार्केट के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो ब्लैक के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होते, वो अकाउंट बुक्स में प्रॉपर आने चाहिए। अकाउंट बुक्स में कब आते हैं, जब आपको प्रॉपर बिल मिलता है, आपकी प्रॉपर बिलिंग होती है। आजकल तो आप किसी छोटे से रेस्टोरेंट में अगर 5 रुपए की चाय भी पीते हैं या 10 रुपए की चाय भी पीते हैं तो आपको जीएसटी का बिल मिलता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो अकाउंट बुक्स में आ रहा है। तो वो ट्रांजैक्शन जो अकाउंट बुक्स में आते हैं, ठीक है, वही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होते हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप किसी सब्जी वाले के पास गए और एक ट्रांजैक्शन हो गया जिसमें बिलिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो वो जीडीपी का पार्ट नहीं बनता। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जीडीपी में हमें पता है बहुत सारी दिक्कतें हैं, तभी मैंने क्या बोला था, इट इज जस्ट अ नंबर बट अ यूजफुल वन। अब इमेजिन करिए, इंडिया ऐसी कंट्री में बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, बल्क ऑफ ट्रांजैक्शन हैपन्स दैट आर बियॉन्ड द अकाउंट बुक्स। ठीक है, जो जीडीपी का पार्ट नहीं बनते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि वो जीडीपी का पार्ट नहीं बनते हैं, तो साइज ऑफ इकोनॉमी है जिस तरीके से आनी चाहिए उस तरीके से नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूं बार बार, इट इज जस्ट अ नंबर बट अ यूजफुल वन। पर जो भी निकल के आता है वो एक ब्यूटीफुल गैस्टिमेट हमको देता है, एक ब्यूटीफुल आइडिएशन हमको देता है पॉलिसी मेकिंग के लिए। ठीक है, इसलिए जो जीडीपी है उसको मैं जब स्टार्ट करता हूं तो इसी टर्म से स्टार्ट करता हूं, इट इज जस्ट अ नंबर बट अ यूजफुल वन। ठीक है, हमने मॉनेटरी को समझ लिया, हमने वैल्यू को समझ लिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हाउसवाइफ्स। ओके, हम सारे हाउस होल्ड में औरतें होती हैं, मम्मी होती हैं, हमारी भाभियाँ होती हैं, ठीक है, बहनें होती हैं जो घर में काम करती हैं। ठीक है, और जब वो घर में काम करती हैं तो उन्हें कुछ पैसा नहीं मिलता। ओके, जब पैसा नहीं मिलता तो वो मॉनेटरी टर्म्स में उनकी जो वैल्यू है वो काउंट नहीं होती। तो जो हाउसवाइफ्स हैं, जो घर में रह के घर के सारे काम करती हैं, इंपॉर्टेंट काम करती हैं, ठीक है, वो क्योंकि उसमें मार्केट वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, तो उनका जो भी परिश्रम है, वो जो भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज डिस्चार्ज करती हैं घर में इन द फॉर्म ऑफ हाउस होल्ड चोर्स, वो भी जीडीपी का पार्ट नहीं बन पाता। ठीक है, मैंने आपको बताया था इट इज जस्ट अ नंबर बट अ यूजफुल वन। बहुत सारे एक्सक्लूजन्स आएंगे बट आपको ध्यान में रखने हैं। तो हमने मॉनेटरी को डिस्कस कर लिया, ओके, हमने वैल्यू को डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं फिनिश गुड्स की। फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है? तो फिनिश्ड का मतलब होता है वो गुड्स जो एंड कंज्यूमर कंज्यूम करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि बाजार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिजनेसेस परचेज करते हैं, और बाजार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फाइनल कंज्यूमर जो है वो परचेज करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज एग्स हैं, एग्स यानी कि अंडे हैं। एक मिनट, पहले मैं जरा इसको
थोड़ा क्लीन कर लूँ, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एग्स का। आप बाज़ार में गए और आपने एग्स खरीदे, सपोज आपने 1 डज़न एग्स खरीद लिए, आपने 12 एग्स खरीदे। आप इन अंडों को घर लेके आए और आपने इनका ऑमलेट बनाया पहले दिन, दूसरे दिन आपने इनकी अंडा करी बनाई, तो आपने इन एग्स को कंज्यूम कर लिया। ओके, तो ये फिनिश्ड गुड्स हैं क्योंकि ये एंड कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिए हैं। अब इमेजिन करिए यही 12 जो एग्स हैं ये एक बेकर लेके आता है, ठीक है। कोई बेकर है जिसका बेकरी का काम है, उसके पास एक ऑर्डर आता है केक बनाने का, उस केक में उसको 12 अंडे या 12 एग्स डालने हैं। तो एक बेकर जो है वो 12 एग्स खरीदता है, उसी दुकान से खरीदता है, मार्केट वैल्यू पे खरीदता है, अकाउंटिंग भी होती है, बुक्स में भी जाती हैं। बट ये जो बेकर है जब ये एग्स खरीदता है, ये जो बेकर है ये इन एग्स को कंज्यूम नहीं करता, इनसे फर्दर केक बनाता है। ओके, तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो एग्स हैं, जो पहले वाला केस था जब आपने अंडे खरीदे थे और उनको घर ले जाके उनमें उनका ऑमलेट बनाया था, तो वो अंडे फाइनली आपने कंज्यूम कर लिए थे। आप एंड कंज्यूमर हैं, जिसने कंज्यूम करे हैं उसी ने खरीदे हैं, तो वो एंड कंज्यूमर के पास गए हैं, तो वो फिनिश गुड्स की तरह काम करेंगे। लेकिन जो ये वाला केस है, जो बेकर वाला केस है, जिसमें बेकर ने एग्स खरीदे हैं, तो बेकर के केस में जो एग्स हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो जिनसे कुछ आगे का या जिनसे कुछ फर्दर कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होता है। तो सेकंड केस में जो बेकर वाला केस है, उसमें जो 12 अंडे बेकर ने खरीदे हैं वो कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदे, या फाइनली कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदे, वो जो एग्स खरीदे हैं वो केक बनाने के लिए खरीदे हैं, वो इनसे केक बनाएगा। तो क्या हो रहा है, इन एग्स से फर्दर एक गुड बन रहा है, एक फर्दर एक प्रोडक्ट बन रहा है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये जो है ये इंटरमीडिएट गुड हो गया एग। तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन है, जो बाद वाला ट्रांजैक्शन है, जिसमें जो एग है वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, जिसको बेकर ने यूज किया है एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट टू बेक अ केक, वो हम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसका रीजन है कि अगर हम यहाँ पे भी एग्स को जीडीपी में कैलकुलेट कर देंगे और जो केक है, केक को भी जीडीपी में कैलकुलेट कर देंगे, तो डबल अकाउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपने एग्स को कैलकुलेट किया, ठीक है, और केक जब बन गया उसको भी आपने फाइनल गुड की तरह कैलकुलेट किया, तो क्या होगा, डबल अकाउंटिंग हो जाएगी। तो डबल अकाउंटिंग से बचने के लिए, या डबल से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, वो गुड्स जिनसे फर्दर और कोई गुड्स बनने वाला है, जो मार्केट में बिकने वाला है, अगर ऐसा कुछ बनता है तो उसको हम जो है उसको हम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करेंगे। फिर जो फोर्थ जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डोमेस्टिक ज्योग्राफी। तो डोमेस्टिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। मैंने आपको क्या बताया था, जो एक बार मैं फिर से वो डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये वर्ल्ड इकोनॉमी है और इसके अंदर हमें एक डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फोकस करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये डोमेस्टिक इकोनॉमी है, तो इसमें जो हम फोकस करेंगे वो हम किस पे फोकस करेंगे? इसमें जो हम फोकस करेंगे वो हम रेजिडेंट्स पे फोकस करेंगे। इसमें हम रेजिडेंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो नेशनैलिटी है या सिटीजनशिप है वो मैटर नहीं करती, इसमें रेजिडेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो जीडीपी है वो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करती है और इसमें रेजिडेंट्स ऑफ ज्योग्राफी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज आपके वॉचमैन हैं, उनको आप महीने के 5,000 रुपये देते हैं। जो वॉचमैन है वो नेपाल से हैं, वो एक नेपाली सिटीज़न है, बट आपके घर के पास वो कई दिनों से, वो कई सालों से रह रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आप एक नेपाली सिटीज़न को कुछ पैसे दे रहे हो, वो नेपाली सिटीज़न को ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, बट क्योंकि ये हो रहा है इंडिया की ज्योग्राफी में, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। इसको हम जीडीपी में इंक्लूड करने वाले हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इससे कॉन्ट्ररी एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करिए कि आपके घर में आपके कोई कज़न है, वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं और वो सॉफ्टवेयर कंपनी उनको
2 साल के लिए सपोज यूरोप के किसी देश में भेज देती है, सपोज जर्मनी में भेज देती है। अब वो क्या हो गए, अब वो जर्मनी के रेजिडेंट हो गए, वो एनआरआई हो गए, नॉन रेजिडेंट इंडियन। सिटीजनशिप उनकी इंडियन है लेकिन वो रेजिडेंट कहाँ के हो गए, वो जर्मनी के हो गए। तो जब वो जर्मनी के रेजिडेंट हो गए तो जब जर्मनी का जीडीपी कैलकुलेट होगा तो जो सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए वो जर्मनी के जीडीपी में कैलकुलेट होंगी, वो इंडिया के जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होंगी। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल ले लिए, एक नेपाल का रेजिडेंट जो आपके घर के पास रह रहा है, आपका वॉचमैन जिसको आप 5,000 रुपये महीने के दे रहे हैं क्योंकि वो 5,000 रुपये की सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है आपके लिए। तो क्या हो रहा है, वो उनके द्वारा जो प्रोड्यूस करी गई सर्विसेज हैं, या उनके द्वारा जो प्रोड्यूस करे गए गुड्स हैं, वो इंडिया के जीडीपी में कैलकुलेट होंगे। लेकिन आपका कज़न irrespective of the fact that कि वो इंडिया का सिटीजन है, उसके पास इंडियन सिटीजनशिप है, इंडिया का पासपोर्ट है, लेकिन वो जर्मनी चले जाते हैं काम पे, तो जो उनकी द्वारा उनके वो जो सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे जर्मनी में, वो जर्मनी के जीडीपी में कैलकुलेट होंगी। क्योंकि इस केस में मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो रेजिडेंट का होता है, वो सिटीजन्स का नहीं होता। ठीक है, फिर टाइम पीरियड, जो डेफिनेशन क्या कहती है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, गिवन टाइम पीरियड की हम बात करते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है, ये जो टाइम पीरियड होता है ये जनरली हम 1 साल का लेते हैं कि 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं हम उसी को काउंट करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस विद इन द टाइम पीरियड, प्रोड्यूस पे भी एक कॉन्सेप्ट आता है, प्रोड्यूस विद इन द टाइम पीरियड। अब मैं यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक कार बनाने वाली कंपनी है, दिसंबर 2023 में वो सपोज 100 कार्स बनाती है। ठीक है, और इन 100 में से सिर्फ 10 कार्स बिकती हैं, सेल होती हैं, और जो 90 कार्स हैं वो बिकती नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ जो है वो आपका ईयर चेंज हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये जो कार हैं, ये जो 100 की 100 कार्स हैं, ये दिसंबर 2023 में बनी है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि हम कैलेंडर ईयर को काउंट कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल ईयर को काउंट नहीं कर रहे जैसे इंडिया में हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि कैलेंडर ईयर काउंट हो रहा है, यानी जनवरी से दिसंबर तक के टाइम पीरियड को हम एज अ 1 ईयर मान रहे हैं। तो दिसंबर 2023 में अगर 100 कार्स बनी हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसमें से कितनी बिकती हैं, यहाँ पे जो हमें फोकस करना है वो प्रोडक्शन पे करना है। यहाँ पे सेलिंग का कोई रोल नहीं है, सेल हो ना हो वो बात की बात है। अगर 100 कार्स बन गई एक टाइम पीरियड में, 1 साल के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, हम ये मानेंगे कि जो कार्स हैं वो उनका जो कैलकुलेशन होगा वो 2023 के ही जो जीडीपी है उसमें होगा। एक कॉन्सेप्ट। दूसरा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज महेंद्र सिंह धोनी हैं, वो अपना बैट बेचते हैं, जिस बैट से उन्होंने लेजेंडरी छक्का मारा था जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था 2011 में। तो 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, और महेंद्र सिंह धोनी ने लास्ट में 6 मारा था, जो कि लेजेंडरी 6 कहा जाता है। अब महेंद्र सिंह धोनी क्या करते हैं, वो 2023 में उस बैट की नीलामी कर देते हैं, उस बैट का ऑक्शन कर देते हैं, और वो जो बैट है वो सपोज 1 करोड़ का कोई रईस ज़्यादा खरीद लेता है। तो क्या होगा, तो क्या ये जो ट्रांजैक्शन है ये 2023 के गुड्स एंड सर्विसेज में जीडीपी में कैलकुलेट होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारी डेफिनेशन है वो ये कहती है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ गिवन टाइम। तो जो गिवन टाइम है वो कब से कब तक है, मैंने ये कैलेंडर ईयर माना है, जनवरी से लेके दिसंबर तक। जो बैट है ये 2011 से पहले का बन चुका है। तो जिस साल में ये बना होगा उस साल में इसको जीडीपी में कैलकुलेट कर लिया गया होगा। जो रीसेलिंग होती है, जो ऑक्शंस होते हैं, जो दोबारा से सेलिंग होती है, उसको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम उसमें कितनी मॉनेटरी वैल्यू या कितनी एक्सचेंज वैल्यू कितनी हाई क्यों ना हो, उसको हम जीडीपी में यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उस साल के इंक्लूड नहीं करते हैं। अब सोचने वाली चीज़ यह है कि कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि OLX हो गई, ठीक है, कुछ वेबसाइट्स हैं जो पुराने या सेल प्रोडक्ट्स की रीसेलिंग ही करती हैं। OLX हो गई, वो जो भी ट्रांजैक्शंस कर रही हैं वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं हो रहा, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, वो पुराने प्रोडक्ट्स को रीसेल कर रही हैं। जो प्रोडक्ट्स जो पहले ही जो किसी टाइम पीरियड से पहले बन चुके हैं
उनको रीसेल कर रही हैं, एक ईयर से पहले बने हुए प्रोडक्ट को रीसेल कर रही हैं। इसलिए क्या होगा, इसलिए उनकी जो रीसेलिंग है वो जो है वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने समझे। तो मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से मैं रिकैप्चर कर लेता हूँ। जीडीपी क्या है? इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ गिवन टाइम इन द डोमेस्टिक ज्योग्राफी। ठीक है, एक डोमेस्टिक ज्योग्राफी में एक टाइम पीरियड, जनरली एक साल के अंदर जितने भी फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। मैं फिर से आता हूं, मैं बोलता हूं कि इट इज़ जस्ट अ नंबर। इट इज़ जस्ट अ नंबर। क्यों? बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, बट फिर भी हमारे पास एक नंबर आता है, एक इजीली हमारे पास एक नंबर कैलकुलेट होके आ जाता है, जिससे हम साइज ऑफ इकोनॉमी जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये नंबर है, थोड़ा सा क्रूड हो सकता है, सिर्फ एक नंबर है, लेकिन यूजफुल नंबर है। इसलिए मैं कहता हूँ जीडीपी इज जस्ट अ नंबर बट अ यूजफुल वन। तो ये था वीडियो जीडीपी के बारे में। हमने नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग शुरू कर दी है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी इश्यू हो तो प्लीज़ डाउट सेक्शन में जाइए, हमको लिख के भेजिए। विल बी मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व योर डाउट। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। यूपीएससी प्रीलिम का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यूपीएससी प्रीलिम को गारंटी के साथ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आज ही ज्वाइन करो पीटी परफॉर्मेक्स बाय फाउंडेशन आईएएस। यहाँ आपको मिलेंगे 700 प्लस power packed videos, 1000 plus handpicked MCQ for practice, brief NCERT gist, 2500 plus NCERT based MCQ, 10 full length super mock test, daily current affair video in brief, और ये सब मिलेगा आपको एक बहुत ही अमेजिंग प्राइस पर। तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए पीटी परफॉर्मेक्स। यहाँ पर आपको 3 डेज का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा।